नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ आंचल काद्यान। चलिए रुक करते हैं यूपी और उत्तराखंड की खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे यूपी का दौरा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, 23 जनवरी से यूपी में प्रचार करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है यूपी चुनाव की कमान। गृह मंत्री संभालेंगे यूपी में बीजेपी की चुनावी कमान। 23 जनवरी से मिशन यूपी पर आएंगे अमित शाह। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे यूपी का दौरा। रुक कर लेते हैं विस्तार से खबरों का। बड़े चर्चे थे कि योगी आदित्यनाथ राम की नगरी या फिर कृष्ण की नगरी से आएंगे, लेकिन धर्म, हिंदुत्व और सियासत की तिराहे पर राम और ना ही कृष्ण, दोनों ही पीछे रह गए और योगी ने गले लगा लिया गोरखपुर को। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार गोरखपुर ही क्यों, अयोध्या क्यों नहीं? देखिए, समझिए इस खास रिपोर्ट में। बड़े चर्चे थे कि योगी आदित्यनाथ राम की नगरी या कृष्ण की नगरी से ताल ठोकेंगे, चुनावी अलग जगाएंगे, हिंदुत्व का डंका बजेगा और यूपी के चुनाव में धर्म का झंडा लहराता चला जाएगा। लेकिन धर्म, हिंदुत्व और सियासत के तिराहे में राम और कृष्ण पीछे रह गए और योगी ने गोरखपुर को गले लगा लिया। कहते हैं मुख्यमंत्री जी और गोरखपुर का रिश्ता बड़ा ही अनोखा और अटूट है। गोरखपुर ने सीएम को राजनीति के शीर्ष तक पहुंचाया है। वो पहचान, वो सम्मान, वो सफलता सौंपी जिसकी संजीवनी से योगी राजनीति में टिक सके। लेकिन सवाल ये कि गोरखपुर ही क्यों, अयोध्या क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी हूं। जबकि बीजेपी के एजेंडे में 2012 के चुनावों की जाए तो इस सीट से सियासी जीते ब्राह्मण मतदाताओं का उनकी जीत में योगदान न के बराबर रहा। कहते हैं ना, अपने ही अपनों के सगे नहीं होते। तीनों ही ब्राह्मण विधायक समाजवादी खेमे के रहे। 7 बार ब्राह्मण प्रत्याशियों को यहां से हार का सामना करना पड़ा, जिनमें से 2 बार तो कम वोट बैंक वाले पंजाबी खत्री बिरादरी से हारे। जाहिर है बीजेपी के चुनावी प्रबंधकों ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले काफी मशक्कत की होगी, काफी चिंतन मंथन हुआ होगा, विश्लेषणों और संभावनाओं से भरा हुआ ये फैसला। लेकिन यकीन माने, अगर योगी अयोध्या से मैदान में उतरते तो रंगत कुछ और होती, माहौल अलग होता। लेकिन महाराज ने गोरखपुर को चुना है और गोरखपुर का गेम बेहद सरल है। जनता टीवी के लिए आंचल काद्यान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में कोविड तैयारियों का केजीएमयू अस्पताल में निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने अस्पताल में मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सीएम ने कहा कि प्रदेश में राजधानी लखनऊ में ही सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इस कारण का जानने के लिए एक एक्सपर्ट की टीम गठित की गई है, जो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सूची भी लोगों ने देखी है। कैराना और मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देने सपा और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर माफियों और अपराधियों को सत्ता में लाकर सत्ता शोषण करना ही सपा और उसके गठबंधन का असली रूप है। केजीएमयू औकात में यही निरीक्षण करने के लिए आया हूं, क्योंकि प्रदेश के अंदर सबसे अधिक
कोविड पॉजिटिव मामले लखनऊ में आ रहे हैं, राजधानी लखनऊ में आए हैं। एक्टिव केस भी सर्वाधिक लखनऊ में है। तो स्वाभाविक रूप से राजधानी लखनऊ में इन कारणों को जानने के लिए हम लोगों ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई है, जो एक्सपर्ट कमेटी एसजीपीजीआई के डायरेक्टर, केजीएमयू के वीसी और अन्य इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ इस दिशा में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार फिर उसके अनुरूप निर्णय लेकर के आईसीएमआर और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदेश के अंदर उस प्रकार की अपनी रणनीति बनाती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। असीम अरुण ने कहा कि मैं पार्टी के विचारों से जुड़कर आ रहा हूं। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि परिवार की इच्छा रहती कि मेरा बेटा अधिकारी बने, समाज की सेवा करे, एक ईमानदार छवि, दलित, शोषित, वंचितों के न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके शोषण ना हो, ऐसे असीम अरुण के पिता ने यूपी डीजीपी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। वहीं इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरुण युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक ऐसा चेहरा है जो अनुभवी था, युवा भी है, करियर के दौरान एक भी दाग जिनके ऊपर नहीं लगा है, जिनकी पहचान ही ईमानदारी हो, ऐसे युवा अपना लंबा करियर छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने सपा की सदस्यता ली। इस अवसर पर उनके कई साथियों ने भी सपा की सदस्यता ली, जिसमें बीजेपी और बसपा के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी शामिल थे। इसके साथ ही प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज सीट से अपना दल की विधायक आर.के. वर्मा ने भी सपा की सदस्यता ली। सपा में शामिल होने के बाद में दारा सिंह चौहान ने कहा कि दलितों पिछड़ों ने बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दलितों पिछड़ों के हित की अनदेखी कर दी। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी की सरकार में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई, उन्होंने सरकार और बीजेपी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने साथ ही कहा कि जानवरों की गिनती तो हो रही है, लेकिन पिछड़ों की गिनती भाजपा में नहीं हो रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी में अपने 150 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये लिस्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 8 MBA, 38 पोस्ट ग्रेजुएट, 4 डॉक्टर, 8 PhD और 7 इंजीनियर को भी शामिल किया है। इसके अलावा 8 B.Ed, 39 ग्रेजुएट, 6 डिप्लोमा है। वहीं जातियों की बात करें तो 55 OBC उम्मीदवार, 31 अनुसूचित जाति, 14 मुस्लिम, 6 कायसत, 36 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। संजय सिंह ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि बदलाव की राजनीति और गंदी राजनीति पर झाड़ू चलने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के केंद्रीय सहमति से प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया गया है। इनमें से 150 सीटों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश में बदलाव की नई राजनीति के लिए राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानी को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से लगभग 150 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में केंद्र के हमारे नेताओं ने लिया है और स्वीकृति दी है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। ये सूची पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जारी की। AIMIM की पहली सूची में 9 सीटों के उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें से 8 सीटों पर 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है और 1 सीट पर 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। AIMIM की ओर से जारी सूची के मुताबिक गाजियाबाद की लोनी सीट पर डॉक्टर महताब उसके उम्मीदवार होंगे। हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर सीट पर फुरकान चौधरी और धौलाना सीट पर हाजी आरिफ को उम्मीदवार बनाया गया है। मेरठ की सिवाल खास सीट से रफत खान, सरधान सीट से जिशान आलम और किठौर सीट से तस्लीम अहमद चुनाव लड़ेंगे। वहीं सहारनपुर जिले की बेहट सीट से अमजद अली और सहारनपुर देहात सीट से मरगूब हसन उम्मीदवार होंगे। चुनाव से पहले एक बार फिर हरक सिंह रावत उन नेताओं में शामिल हो गए हैं जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। साल 2016 में वो भाजपा में शामिल हुए और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उनके दूसरे दल में जाने की खबरें लगातार सामने आती रही। हरक सिंह रावत दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनके दिल्ली जाने की खबर के सामने आने के बाद कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि हरक और उनकी बहू अनुकृति गोसाई कांग्रेस का दामन थाम सकती है। अगर ऐसा होता है तो हरक को डोईवाला और अनुकृति को लैंसडाउन से कांग्रेस टिकट देने पर विचार कर सकती है। हरक सिंह रावत अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं, भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि इस तरह की खबरें पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होते हैं या फिर भाजपा में रहकर बिगड़ी बात को मनवा लेते हैं। धर्म संसद में हेट स्पीच के दूसरे आरोपी यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहानंद पर हरिद्वार कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज है। हाल ही में एक लॉ की एक छात्रा ने नरसिंहानंद पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने इसी मामले में नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया है। बता दें कि हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भी नरसिंहानंद और वसीम रिजवी सहित 5 लोगों पर केस दर्ज का मामले की जांच SIT कर रही है। वीरवार को SIT ने वसीम रिजवी को हरिद्वार आते हुए जिले के नारसन बॉर्डर पर गिरफ्तार किया था। दुकान बंद होने के खतरे वाले लोग सामने आ गए हैं। हमने मोर्चा खोला, मुख्यमंत्री का हमारा नायक गिरफ्तार हो गया, लेकिन यहाँ सब नायक हैं। नायक हमने 21 बना रखे हैं, उसमें कोई पीछे हटने वाला नहीं है। गिरफ्तारी का हम विरोध करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है कि गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया। अभी जिस अपराध में उन्होंने गिरफ्तार किया वो निंदनीय था। कोई महिला को खोज के ले आए, उन्होंने कहा कि हमारा अपमान किए, महिलाओं को गाली दिए। यति नरसिंहानंद जी महाराज सबका सम्मान करने वाले महात्मा हैं। कोतवाली में जो मुकदमा था उस मुकदमे के अकॉर्डिंग वो अभियुक्त थे, तो उनको आज गिरफ्तार किया गया। किनको किया गया है? ये जो यति नरसिंहानंद हैं उनकी गिरफ्तारी। सर, किस मामले में किया गया है? चूंकि उन पे 2-3 मुकदमे चल रहे थे, तो लगातार
ऑफेंस उनका रिपीट हो रहा था, तो इस आधार पे सर, उनकी नीट अरेस्टिंग। आपको बता दें, मुकदमा जो है तीसरा मुकदमा जो था, जिसमें एक महिलाओं के खिलाफ कुछ टिप्पणी थी, उस आधार पे उनकी अरेस्टिंग। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।